हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेच विद सरोजी सर में। आ गया हूं मैं एक बार पुनः आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो अत्यंत आवश्यक है आपके लिए और खास करके क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट होने वाला है। इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये टॉपिक है गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आप जानते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैं बता दूं कि जैसे आप जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है। मैं इस टॉपिक, ये वीडियो खास इसलिए है और मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूं कि मैं आपके लिए एक ला दिया हूं एक शॉर्ट ट्रिक, जिसकी सहायता से आप यह जानेंगे कि वस्तु के भिन्न भिन्न स्थितियों में उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा फ्यू सेकेंड्स में। जैसा कि अगर मैं बात करूं फ्यू सेकेंड्स में आप किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगी और ऐसा लॉजिकल कंसेप्ट, ऐसा ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसे पूरा देखना ना भूलें, आप इसके स्किप ना करें इसे। और ये जब पूरा देखेंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कभी भी किसी समय 1 मिनट के अंदर ही किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आप बता सकते हैं और उसके प्रकृति भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर लिखा है गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पहला पॉइंट हम डाल देते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अक्सर देखने को ये मिलता है, अक्सर मुझे पढ़ाते हुए ही, अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाते समय ही ये देखने को मिलता है कि मैं बच्चों को स्थिति और प्रकृति बता देता हूँ, फिर भी बच्चे स्थिति और प्रकृति डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तब तक बच्चे कंफ्यूज नहीं रहते हैं जब तक वो लेंस नहीं पढ़ते हैं। और जैसे ही वो लेंस पढ़ लेते हैं, लेंस पढ़ने के बाद से उनमें प्रतिबिंब ओवरलैप कर जाते हैं और वो बार बार डिफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से किस जगह स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आ रहा हूँ बेटा, ऐसा ट्रिक लेकर आ गया हूं आपके सामने कि ये उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, सभी के लिए लागू होगा। एक बार मैं लेंस के लिए भी ये वीडियो लेकर आऊंगा। अभी ये दर्पण के लिए वीडियो है, क्लास 10th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। वस्तु यहाँ स्थित है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की गणना कीजिए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और प्रतिबिंब बनाने से संबंधित भी वीडियो हम आपको बताएंगे। इस ट्रिक को पहले समझते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये आपके सामने अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानने का भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अवतल दर्पण, यहां पर दोस्तों अवतल दर्पण मैंने लिखा है और यहां से यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जरा हमें ये बताएं आप कि हम दर्पण के किस भाग का उपयोग करते हैं। दर्पण के हम किस भाग का अपने कार्य के लिए उपयोग करते हैं। तो दर्पण, जब मैं नाम ले रहा हूं तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित कराने का काम करता है, और जब ये प्रकाश की किरण को परावर्तित कराने का कार्य करता है तो इसके चमकदार भाग को हम उपयोग में लेते हैं। तो चमकदार भाग को उपयोग में लेते हैं तो मैं उसी चमकदार भाग के आधार पर इनकी गणना करूंगा। तो यानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, मैं हैशटैग चमकदार लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया हैशटैग चमकदार, यानी कि हमको किससे मतलब है, चमकदार वाले भाग से मतलब है बेटा। हमको किससे मतलब है, चमकदार वाले भाग से मतलब है। तो चमकदार वाले भाग से मतलब है तो इनके नाम का पहला अक्षर देख लीजिए। अवतल मतलब होता है अंदर, अ से अंदर, और उ से उभरा, उ से उभरा हो जाएगा। यानी अगर अवतल दर्पण है तो अंदर का भाग चमकदार होगा। ये अंदर का भाग चमकदार दिखाई दे रहा है आपको, ये अंदर का भाग चमकदार होगा। क्या मैंने बताया कि हमको चमकदार भाग से मतलब होता है बेटा, और चमकदार भाग से मतलब होता है, और यहाँ पर अवतल दर्पण है तो इसका पहला अक्षर ही बताएगा कि कौन सा भाग चमकदार है। तो अ से अवतल होता है, अ से अंदर भी होता है, तो आप जानेंगे कि अंदर का भाग चमकदार होता है, इसीलिए इसको अवतल दर्पण में आपको इस बात को याद रखना है कि अंदर का भाग चमकदार होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर अंदर का भाग चमकदार होगा
तो उभरा हुआ भाग क्या होगा, कलई किया गया होगा। सीधी सी बात है। यानी ऐसा दर्पण जिसके अंदर का भाग चमकदार होता है और जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि ऊ से, पहला शब्द इसका ऊ है, ऊ से उभरा हुआ तल, और हमको किससे, किस गुण से मतलब है, चमकदार वाले भाग से मतलब है। तो उत्तल दर्पण का उभरा, ऊ से उत्तल होता है और ऊ से उभरा भी होता है, यानी इसका उभरा हुआ तल क्या होता है, चमकदार होता है। यानी हम उत्तल दर्पण को बना दे बेटा, तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से बन जाते हैं। उत्तल दर्पण का ये जो उभरा हुआ भाग है वह चमकदार होता है, उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, ऐसे उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, अवतल दर्पण का अंदर का भाग चमकदार होता है। ये भी एक ट्रिक है, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसको नो कंफ्यूज हो और हमेशा दिमाग में बैठा रहे, तो इसके लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, अब इसी शॉर्ट ट्रिक के क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात आप जानते हैं कि ये आपके सामने कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये क्यों है, क्योंकि अंदर का भाग इसका क्या है, कलई चमकदार है, तो अंदर का भाग चमकदार होने के कारण ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी दर्पण के सामने वस्तु को बाईं ओर रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मेरा, कि जब भी हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो सदैव अवतल दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअल में मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखता हूँ बेटा, तो आप घबराइएगा मत, आप ऐसा ना सोचिएगा अपने हिसाब से सिर्फ दाईं ओर वस्तु रखे, नहीं नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु मैंने बाईं ओर ही रखा है। ठीक है, तो वस्तु बाईं ओर होती है, सदैव वस्तु को बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, अब जब वस्तु को बाईं ओर रखते हैं तो यहां से एक बात सीखेंगे आप। ठीक है, कि हम दर्पण के सामने वस्तु को 5 स्थितियों में रख सकते हैं, और वो 5 स्थितियां कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा कि वो 5 स्थितियां कौन कौन सी है। बेटा क्या है ना कि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप पूरा वीडियो इत्मीनान से ध्यान से समझ के देखिए, एक एक बात को मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। लेकिन जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, ये भले ही वीडियो 1 घंटे की बन जाए या कितने भी समय की बन जाए, लेकिन जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपको 1 सेकेंड, 1 मिनट में, 1 सेकेंड नहीं कह सकते, 1 मिनट में जो है, आप 1 मिनट के अंदर जो है हर एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता सकते हैं। यानी कि कहें कि फ्यू सेकंड में एक वस्तु की स्थिति बता सकते हैं, फ्यू सेकंड्स में, 5 सेकंड 10 सेकंड में एक वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। ऐसी एलिजिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, ये मेरे गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बेटा क्या है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दिया 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियों में वस्तु को रखा गया है। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। तो एक तो वस्तु अनंत पर होती है, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु रखी गई है। ठीक है, अच्छा ये बेटा एक बात है कि आप जान लेना, यहाँ से एक बात समझ लेना कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहने का आशय ये नहीं है कि एकदम मध्य में स्थित हो। अरे इसके बीच में कहने का मतलब है इसके बीच में कहीं भी रखी जा सकती है वस्तु। एक वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, एक वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, और एक वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को सदैव मध्य में रखा जाए। एकदम मध्य का मतलब नहीं है, बीच का मतलब इनके बीच में कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इनके बीच में कहीं रख देंगे। और यहाँ से फोकस, और एक तो वस्तु फोकस पर स्थित हो जाती है, तो फोकस पर हो गई, तो फोकस और एक ध्रुव के बीच में स्थित होती है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में ये वस्तु स्थित हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 स्थितियां हैं, और इन 6 स्थितियों का हमें प्रतिबिंब बनाना है। कहाँ बनेगा, तो जब आप प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे, जब प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ करेंगे, तो पहले फोकस पर प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर कहाँ बनाएंगे, फोकस पर, पहले फोकस पर और छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वस्तु के बराबर ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के क्या है, इक्वल में है, वस्तु के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर बनाएंगे जो वस्तु के क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी बात है कि अब ऐसे बढ़ जाएंगे प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक प्रतिबिंब बनाएंगे जो इनसे बड़ा होगा, यानी वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, फिर ये और बड़ा होगा, ऐसे अनंत पर बनाएंगे जो प्रतिबिंब वो और बड़ा होगा। और सबसे खास बात यह है कि एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे,
एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यहां से मैं एक रऊ खींच देता हूं, एक लाइन खींच दिया और यहां पर बेटा मैं इंडिकेट कर देता हूं कि ये जो है प्रतिबिंब का बढ़ता क्रम है, प्रतिबिंब का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है, ये प्रतिबिंब का बढ़ता क्रम है। और यहां पर एक बात और समझ लेनी है कि ये पहला नंबर का प्रतिबिंब है, ये दूसरा नंबर का प्रतिबिंब है। ऐसे काउंटिंग कर देंगे, इधर से बनाना प्रारंभ किए इधर से काउंटिंग, इसको इधर से बनाना प्रारंभ किए थे तो इधर से काउंटिंग। ठीक है, 3 और ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया और ये रहा आपका 6 स्थितियां हो गई, यानी 6 प्रतिबिंब हो गए। 6 जगह पे वस्तु को रखे हैं तो 6 जगह पे प्रतिबिंब हमारे बन गए। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन गए, ये प्रतिबिंब का बढ़ता क्रम है, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब है। क्या है, सबसे छोटा प्रतिबिंब है, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब है और यह वस्तु के बराबर है। किसके बराबर है, वस्तु के बराबर, ये वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब है और ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब ये रहा। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर और सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर, और ये वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब है। अब दोस्तों आगे समझते हैं, इसमें क्या है कि 2-3 गायत्री मंत्र है जिसको याद रखिए, इन पे लागू होते हैं। गायत्री मंत्र कहने का आशय है वो 2-3 ट्रिक है, 2-3 भाषाएं हैं, उसको समझिएगा। तो पहली क्या ट्रिक है, पहली ट्रिक ये समझिएगा कि जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। वास्तविक एक्चुअल में बात यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों उल्टा बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो प्रकाश की किरणें जा करके एक बिंदु पर मिलती हैं और एक्चुअल में जब टकरा करके प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो वो उल्टी हो जाती हैं, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और सीधा प्रतिबिंब जो होता है, आपको ये समझना है, सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, ये दिमाग में याद रखना है, आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। अब यहां से क्या है कि यहां से अब ट्रिक पर हम आ गए हैं। ठीक है, हमने बेसिक सारी बातें बता दी, अब ट्रिक पर आ गए हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने इसको बनाना जान गया, अब अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको अनंत दिख रहा होगा, अनंत के ऊपर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर फोकस दिख रहा होगा, फोकस के ऊपर 1 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा भाई, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये नीचे बना है जितना उल्टा है तो उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा है और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा या सबसे छोटा बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकृति हो जाएगी इसकी। अच्छा, दूसरी बात, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब देखिए 2 नंबर का प्रतिबिंब 2 नंबर पे कहा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब आप तीसरा नंबर देख रहे हैं उसी पर बन रहा है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर इसकी स्थिति प्रकृति की देखा जाए तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये बताओ, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर है। कैसा है, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी ऐसे कह सकते थे कि ये उल्टा होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये भी वस्तु से छोटा है, ये वस्तु के बराबर है। इसी प्रकार से अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु स्थित है तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस 4 नंबर पे बन रहा है। तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा दिख रहा होगा आपको,
तो इसकी स्थिति और प्रकृति कैसी होगी? स्थिति तो हो गया कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रकृति क्या होगी? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तो उल्टा है ही, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से ये बड़ा है ही, तो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो 5 नंबर का प्रतिबिंब आपको 5 नंबर पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कैसा होता है? उल्टा होगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होगा या सबसे बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा या सबसे बड़ा। एक स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है, ये स्थित है फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो ये चूंकि ऊपर बना हुआ है, ये सीधा प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा। वैसे भी जानिएगा कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है ना। तो सीधा प्रतिबिंब जो होता है आपका, वो सीधा प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। तो सीधा प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। ठीक है ना। तो सीधा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा, वस्तु से बड़ा होगा बट सबसे बड़ा नहीं होगा। ठीक है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये इतनी सारी बातें समझ गए। एक मैं बात बता देता हूं आपको कि वस्तु, एक तो होता है कि वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित है। दूसरी बात है कि प्रतिबिंब की स्थिति होती है। हम दो बातों को निकालते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। एक तो हम प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं और दूसरी बात क्या है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति बताते हैं। तो एक तो वस्तु की स्थिति बताते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं और दूसरी प्रतिबिंब की प्रकृति बताते हैं। तो जरा समझते हैं कि स्थिति और प्रकृति का क्या मतलब है। किसी क्षण वस्तु हमको जिस बिंदु पर दिखाई देती है, वही बिंदु ही उस वस्तु की स्थिति कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि प्रेजेंट में आप मुझे यहाँ देख रहे हो तो ये मेरी स्थिति है, लेकिन कुछ क्षण बाद अगर मुझे आप यहाँ देख रहे हो तो ये मेरी स्थिति अब यहाँ हो गई। अब 5:03 पे आपने मुझे यहाँ देख लिया तो 5:03 पे स्थिति मेरी यहाँ थी और 5:05 पर आपने यहाँ देखा तो 5:05 पे स्थिति मेरी ये हो गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है किसी क्षण वस्तु हमको जिस बिंदु पर दिखाई देती है, जिस बिंदु पर किसी क्षण हमको वस्तु दिखाई देती है, वही उस वस्तु की क्या होती है? स्थिति होती है। और प्रकृति का मतलब होता है कि वो किस प्रकार का है। छोटा है, गुण बताना उसका, कि छोटा है कि बड़ा है, क्या है कि आभासी है कि वास्तविक है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? उल्टा है कि सीधा है। यही तो इसके गुण है। तो इनको प्रकृति में हम इनके गुण को बताते हैं कि किस नेचर के हैं। उल्टा है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा है, छोटा है कि बड़ा है, आभासी है कि वास्तविक है, ये जो बताते हैं ये प्रकृति कहलाती है। ठीक है। तो अब यहाँ से एक एक टर्म को आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो दोस्तों, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो पहला नंबर देखिए, जब पहला नंबर का प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर है तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? मैं सीधे यहाँ स्थिति लिख रहा हूं लेकिन आप समझेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? फोकस बिंदु पर। किस पर? फोकस बिंदु पर, एफ पर होगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी बेटा? प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसा है? आपको कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। और वस्तु, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा, ये हो जाएगा वस्तु से छोटा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दूसरे की भी बात करेंगे, तो दूसरे की भी स्थिति लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु बेटा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इसकी स्थिति क्या होगी?
तो इसकी स्थिति हो जाएगी, इसकी स्थिति हो जाएगी, कहाँ बन रहा है भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु है दूसरे नंबर की, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ दूसरे नंबर पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो स्थिति हो जाएगी फोकस व वक्रता केंद्र, यानी कि फोकस व वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। ठीक है। प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो प्रकृति हो जाएगी उल्टा, उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो उल्टा वास्तविक, और वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा होगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार से इसके लिए लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या होगा, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी। प्रकृति कैसी होगी, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर, इसकी प्रकृति हो जाएगी। उसी प्रकार से आगे समझेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, कि देखिए ये 4 नंबर की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, 4 नंबर पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होता है। कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से सबका कह सकते हैं। एक स्थिति और मैं बता दे रहा हूं बेटा, कि ये आपकी दूसरी स्थिति रही, लेकिन एक लास्ट स्थिति छठे की बता देता हूं मैं। ठीक है, शायद आपको दिखाई दे, छठे का मैं बना रहा हूं यहाँ पर, छठा नंबर का। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु एफ व पी मतलब फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। ठीक है। जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, मैं इसकी स्थिति और प्रकृति को जरा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है ना। तो जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित होगा, जब फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी इसकी। ठीक है। तो इसकी स्थिति बेटा जो होगी वो स्थिति क्या हो जाएगी, जरा देखिए कहाँ स्थित है जी, जी यहाँ स्थित है ना, छठा नंबर यहाँ स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब छठा नंबर यहाँ बन रहा है ना, तो इसको लिखेंगे बेटा दर्पण के पीछे। क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, इसको कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। प्रकृति क्या होगी बेटा, प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसकी हो जाएगी उल्टा, सॉरी यहां सीधा दिख रहा है ना आपको, तो ये हो जाएगा सीधा। ठीक है, सीधा होगा। और क्या हो जाएगा भाई, सीधा है, और क्या है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, तो सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। ये सारी स्थिति आपने देख ली। ठीक है। अब यहां से एक इम्पोर्टेंट बात भी सीख लेंगे आप, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यहाँ बन रहा है। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, ये वस्तु इधर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ और यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ, यानी जो जहां स्थित है उसका प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। तो एक बात जानते हैं कि संयुग्मी फोकस एक शब्द है, संयुग्मी फोकस। ठीक है। तो संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह दो बिंदुएं, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ये मेन एक्सिस है, तो किसी दर्पण के मेन एक्सिस पर स्थित वह दो बिंदुएं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पर बनता है, तो उन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे का संयुग्मी कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, एक दूसरे का संयुग्मी कहते हैं। ठीक है ना। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो मैंने बताया संयुग्मी फोकस क्या होता है बेटा, मैंने बताया कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह दो बिंदुएं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, तो उन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं।
इनको क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। यहाँ पर एक और संयुग्मी फोकस है, आपको ध्यान से देखना है कि देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है और फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 5 नंबर अनंत पर बन रहा है। तो ये दोनों बिंदुएं भी क्या है? संयुग्मी फोकस है। अनंत और ये संयुग्मी फोकस है, और ये भी संयुग्मी फोकस है। ठीक है ना? तो इनको संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह दो बिंदुएं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, तो उन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। और बेटा एक बात बताते हैं, संयुग्मी फोकस केवल जो है ना अवतल दर्पण में संभव है। दर्पण में बात करें तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है, लेकिन उत्तल दर्पण में आप सोच रहे हैं कि ऐसा संभव हो, तो उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। तो ये ट्रिक जान गए बेटा। इस ट्रिक से आपको ये बात पता चलेगी कि कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे पता चलेगी। ध्यान से समझिए कि फ्यू सेकंड में अब कैसे पता चलेगा। जैसे क्या है कि आपको कुछ ही क्षण लगेंगे प्रतिबिंब बनाने में। देखिए यहां समझिएगा कि मैंने फटाक से ऐसे एक डायग्राम खींचा, आप टाइमर लगा लेंगे कितना समय लग रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे खींच दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर फोकस बना लेते हैं, वक्रता केंद्र बना लेते हैं, डॉट डॉट करके अनंत बना लेते हैं और वस्तु को रखते हैं। एक वस्तु को इधर रख दिए, एक वस्तु को इधर, एक वस्तु को इधर, एक वस्तु को इधर, एक वस्तु को इधर, एक वस्तु को इधर। 6 स्थितियां हो गई। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। आपको डिजाइन तो बनानी नहीं है, तुरंत सवाल सा हल करना है, तो तुरंत डिजाइनिंग की क्या जरूरत है। आप तुरंत इसको क्या करेंगे? तुरंत बना लेंगे और प्रतिबिंब बनाएंगे। एक, फिर इससे बड़ा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर इससे वस्तु से बड़ा बट सबसे बड़ा नहीं। ठीक है ना? अब यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। आप देखे होंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा इसको बनाने में। ठीक है, तो 30 सेकंड लगा है। अब 30 सेकंड में ये बन के तैयार हो गया। अब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको जानने में। अगर कोई पूछे कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो देख रहे हैं फोकस पर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है ना? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। सिंपल है भाई। ठीक है, अब क्या होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, 3 का 3 पर 4 का 4 का देख के बता देंगे, फटाक से देख के लिख देंगे। ठीक है, प्रकृति की बात जाननी होगी, इनकी प्रकृति लिखनी होगी, तो ये दो कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे। प्रकृति अगर आपको लिखनी है तो ये दो कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे। इन दो कॉन्सेप्ट के आधार पर आप प्रकृति क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों ये रहा आपका ये पूरा वीडियो। ठीक है, ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे सरल रूप में, आपको समझने में आसानी हो, सरलता हो। ठीक है, अभी मैं नया वीडियो बनाना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत आइडियाज नहीं है कि कैसे माइक के कैमरे के सामने बोलना है। एजिटेशन भी है कैमरे के सामने बोलने का। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे इस बातों के। धीरे धीरे मैं आपको लाता रहूंगा। बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आपके सामने कैमरे के सामने बोल ले रहा हूँ। ये भी ट्राई है, ट्रायल चल रहा है। धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और एक बात ये भी जान लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये क्लास 9th और 10th, सॉरी 9th नहीं, क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उन बच्चों को अगर हो सके तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करें। जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो मेरे अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा होती है कि हाँ बच्चे इसको रुचि ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है कि वीडियो बनाऊं। कोई रुचि ले रहा है। ठीक है, अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा। तो कृपया आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद से थोड़ा सा कमेंट, अपनी राय दे दीजिए, मेरी गलतियों को ही बता दीजिए, मेरी कमियों को ही बता दीजिए, या मुझे कुछ सुझाव दे दीजिए कि मुझे कैसा करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। ऐसा सुझाव भी दे सकते हैं आप मुझे। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। लाइक से खुशी भी मिलती है, हमें भी मिलती है। पहले लगता था कि यार क्या लाइक कमेंट का वो है, लेकिन अब लगता है कि हाँ मतलब बच्चे कह रहे हैं कि बनना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करते रहिएगा। फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो लाते वक्त। अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है उस टॉपिक के वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना?
तो कमेंट जरूर करेंगे कि आपको जिस टॉपिक को समझने में साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सामने कोई भी डाउट है, तो उस डाउट को लेकर के आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है ना। और एक सरल भाषा की वीडियो होगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम अलविदा लेना चाहते हैं, काफी रात हो चुकी है, रात के मैं 12 बजे तक आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।